नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। उम्मीद है दोस्तों कि आपने दिन रात अपना झोंक दिया होगा जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में। चाहे शादी हो, ब्याह हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी हो जाए, विश्व युद्ध भी छिड़ जाए, लेकिन मेरा एक ही टारगेट होना चाहिए, सीजीएल में एक सीट, और वो भी सचिवालय का। तो उम्मीद है कि इसी तरह दिन रात लगे हुए होगे, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा टाइम ही नहीं देख रहे होगे, सोते जाते उठते बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लास्ट वीडियो मैंने आपको इस बुक का रिव्यू दिया था, तो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। आप लोगों ने कहा था सर थोड़ा कुछ बता दो ताकि हम इस बुक के बारे में और अच्छे से जान सकेंगे। तो आप लोगों के डिमांड को ध्यान रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं आप लोगों को इस बुक से पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा आपको, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। अब देखो, इसको आप आराम से या तो देखते रहो वीडियो को, या फिर ईयरफोन लगा के आंख बंद करके टहलते रहो, या बेड में लेटे लेटे बैठे बैठे भी सुन सकते हो आराम से, आकाशवाणी की तरह, ठीक है। और दिमाग में छप जाएगी। 2-3 बार वीडियो देख लेना, फिर क्वेश्चन करना, मजा आएगा फिर क्वेश्चन बनाने में। तो अब बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन सहित, ठीक है। तो सुनो, भारत आने वाले यूरोपियन कंपनी का सही अनुक्रम है। देखा सभी लोगों ने कि भारत सोने की चिड़िया है, तो आओ भैया इसको लूटो। तो लूटने में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, पोर्टुगीज, ठीक। और याद रखना, पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए भी थे, मतलब खदेड़ खदेड़ के भागना पड़ा था इन्हें। तो पुर्तगाली गए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, ठीक है। उसके बाद भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो वो था वास्को डी गामा। वह कब आया था? 20 मई 1498 को कैलीकट पहुंचा था। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना। 20 मई 1498 को कैलीकट पहुंचा था कौन? वास्को डी गामा, लूटने, ठीक है। उसके बाद भारत पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत कैलीकट के शासक जिमोरिन ने किया। इसको पता नहीं था कि हमको लूट रहा, हम इसका स्वागत करें, याद रखना, जिमोरिन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। भैया अब आएगा, देखे इतना पैसा है तो दूसरी बार कूद कूद के आएगा। तो 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी, ठीक है। पूछेगा कि वास्को डी गामा जो भारत आया था तो भैया किस रास्ते से आया था? तो केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इधर अपना अफ्रीका है, इधर करके अपना भारत है, तो इससे ही घूमते 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 पूरा आ गया, समझा। उसके 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। तो पूछेगा कि पहली बार जो पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछता है, ठीक है। ईस्वी नहीं पूछेगा, बस ये पूछ देगा कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो आंसर क्या होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाया था, क्योंकि वो क्या कह रहा था, चाह रहा था कि समुद्र पे पूरा हम अधिकार कर ले, कि इधर उधर से जो भी नाव आ रहा है उसको मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा, कि ससुरा तुमको इन्हें से जाना है तो लो हमको 10 रुपया दो और तब जाओ, ठीक है। इस तरह का सिस्टम था। उसके बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था? वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ईस्वी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम में, ठीक है। तो कौन वास्तविक संस्थापक है? रियल फाउंडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो है अल्फांसो ड अल्बुकर्क। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा जीता, याद रखना, पूछता है सबसे पहले क्या जीता? गोवा जीता, ठीक है। 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया, मलक्का है ना, मलक्का स्टेट, तथा फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार लिया, ठीक है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंग्रेजी में बोलते हैं HORMUZ, ठीक है।
तो हॉर्मुज पे भी इसने अधिकार कर लिया। प्रारंभ में अल्फांसो डे अल्बुकर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। पहले क्या बोला, ये कोचीन को मुख्यालय बना दिया, हेडक्वार्टर बना दिया। 1530 में नीनो दा कुन्हा, ठीक है, नूना दा कुन्हा जो था सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। मतलब पहले कोचीन गए लोग, फिर कोचीन कहाँ शिफ्ट हो गया, गोवा, ठीक है। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबे अवधि तक पुर्तगाली का मुख्यालय बन गया। लास्ट में लोग खदेड़ा भी कहाँ से, गोवा से ही खदेड़ा, ठीक है, भागिए नहीं रहा था। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष गोवा में पाए जाते हैं। गोवा में इसीलिए फॉरेन कल्चर देखा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पुर्तगाली शुरू से रह रहे हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, ठीक है। कोठी मतलब फैक्ट्री टाइप का। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे, ठीक है। यहाँ से सूती कपड़ा जो इसको ले जाता था उसको बोलता था कैलिको। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया, ठीक है। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादी के वंशज बुघेर कहलाते थे। भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। देखो जहाँ जहाँ एग्जाम का क्वेश्चन आएगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे। दिया हुआ बहुत कुछ है, लेकिन जो एकदम जरूरी है उसी को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो ये रट लो, तो शुरू में बता दिया तुमको कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्लिनस डी हस्तमान था। पहला डच कौन था, ये था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में की गई। याद रखना कि पहला जो डच का फैक्ट्री था, डच लोग जो आया था, डच किसको बोलते थे, नीदरलैंड वाले को। तो डच फैक्ट्री का स्थापना हुआ था मसूलीपट्टनम में, कब हुआ था, 1605 ईस्वी में। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1605। भारत में डच की अन्य कोठियाँ कहाँ कहाँ थे लोगों, फैक्ट्री पुलिकट में था, 1610 ईस्वी में बनाया। सूरत में 1616 में, विमलीपट्टनम, बालासोर, चिनसूरा, कासिम बाजार बंगाल में, पटना, ये सब जगह बनाया था ये लोग अपना फैक्ट्री, ठीक है। ऑप्शन दे देगा तुम्हें, 4-5 फैक्ट्री का नाम दे देगा, बोलेगा कि इसमें डच का कौन सा नहीं है, तो नाम याद रहेगा तो बता सकोगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से आज्ञा पत्र प्राप्त कर की गई थी, ठीक है। याद रखना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका स्थापना कब हुआ था, 31 दिसंबर 1600 को। इंग्लैंड की महारानी थी उस टाइम एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्हीं का परमिशन से किया गया था। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया। मतलब वहाँ से कंपनी इस्टेब्लिश की, बोले भैया जाओ तुम और भारत में व्यापार करो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ, ठीक है। थॉमस स्मिथ था पहला गवर्नर, याद रखना, पूछता है एग्जाम में। मुगल दरबार, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस कुकर यही था, आके फट गया मुगल दरबार में। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। यह 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। पूछता है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी, अंग्रेज अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया, सूरत में, ठीक है, 1608 में। कलकत्ता नगर की नींव चारनॉक ने रखी थी, ठीक है। चारनॉक याद रखना, एग्जाम का ये सब क्वेश्चन है भैया कि कलकत्ता जो नगर है, कलकत्ता जो सिटी है, उसका नींव कौन रखा था, तो चारनॉक, CHARNOK, अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया था। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था, ठीक है। यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया, ये लोग आके किलाबंदी करने लगा था, घेराबंदी करने लगा था, तबे आके कन्फ्लिक्ट हुआ और मुगल और इन लोग के बीच में लड़ाई शुरू हो गया, ठीक है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार 1608 में उपस्थित हुई थी। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। 1651 में बोला कि तुम कासिम बाजार और हुगली में व्यापार करो और फैक्ट्री बनाओ, अपना सामान उमान वहीं रखो और वहीं से बेचो, ठीक है।
1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, इंग्लैंड का जो राजा था उस टाइम चार्ल्स सेकेंड, उसका जो शादी किससे हो गया, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने कारण अंग्रेजों को बम्बई दहेज के रूप में प्राप्त हो गया। बताओ, मतलब भरते का सामान दहेज में दे दे रहे लोग, समझ रहा, इंडिया में ही अपना बपोती प्रॉपर्टी समझ के इसी को बेच दे रहा आपसे में। तो 1661 में क्या हुआ, चार्ल्स टू जो था इंग्लैंड का सम्राट, उसका शादी हो गया पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ, और वो क्या किया कि अंग्रेज को बम्बई दे दिया दहेज रूप में। बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। हम्म बात है काल कोठरी, ब्लैक होल त्रासदी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि ब्लैक होल त्रासदी कब हुआ था, किसके चलते हुआ, ठीक है। तो ब्लैक होल त्रासदी हुआ था बंगाल में 20 जून 1756 को, ठीक है, याद रखना 20 जून 1756। इसी से लोग बहाना बना के अंग्रेज लोग क्या किया, प्लासी का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो 20 जून 1756 को घटित हुई, जिसमें अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु, एकदम कमरा में ठूस ठूस के बोल रहा है, लोग को बंद कर दिया कि वो लोग घुटने से मर गया, ठीक है। बहुत लोग बोलता है कहानी लिखा गया था, अंग्रेज को बहाना चाहिए था लड़ाई करने का, इसलिए। तो अब देखो प्लासी का युद्ध हुआ, डेट याद रखना, डेट पूछता है एग्जाम में, 23 जून 1757। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो था 23 जून 1757 को, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, याद रखना। एक साइड रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किस लिए फेमस है, ये जो ब्लैक होल त्रासदी हुआ था काल कोठरी वाला, यही तो करवाया था सिराजुद्दौला। देखा कि अंग्रेजवन बहुत सर पे चढ़ रहा, तो मारा ठूस ठूस के एगो रूम में ठूस दिया, घुटन से मर गया सब। तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। सब एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, तो याद रखना सिराजुद्दौला था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। जब भी भारत में हार हुआ है हमारे जो शासक, मतलब इंडियन रूलर का था, तो वो गद्दारी के चलते, कोई ना कोई गद्दार आया और देश को बेच के चला गया, ठीक है। इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना है और आने वाले गद्दारों से सावधान रहना है। उसके बाद मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, ठीक है। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन बंगाल के नवाब नहीं थे, तो याद रखना मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस था, ठीक है, डुप्ले आया जो पहला फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया, ठीक है। जो फ्रांसिस था वो लोग पहला कारखाना कहाँ पे किया, सूरत में, और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना। वांडीवास, याद रखना, बैटल ऑफ वंडीवास, ठीक है। वंडीवास में एकदम वास कर दिया, धो दिया। कौन किसको धोया, अंग्रेज धो दिया फ्रांसीसियों को, क्योंकि अंग्रेज लोग यहाँ बिजनेस करने आया था, धंधा करने आया था। फ्रांस वाला भी आके धंधा कर रहा था, तो माहौल हो रहा था गंदा, तो हो गया कुट्टा कुट्टी, लाते मुक्का और मार के भगा दिया फ्रांसीसी को। कौन सा युद्ध में, वंदीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया। वंदीवास की लड़ाई में भारत ने फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए युद्ध को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये याद रखना, कैरनेटिक वार्स, ठीक है। कर्नेटिक वार बोला जाता है किसके किसके बीच युद्ध को,
अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, कितना युद्ध हुआ था? 3 ठो हुआ। पहला हुआ कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना कि जब युद्ध खत्म कब होगा, जब आपस में कोई संधि साइन होगा, ट्रीटी साइन होगा, तभी ना युद्ध खत्म होगा। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उस समय कौन सा संधि साइन हुआ था? एक्स-ला-चैप्ले। ठीक है, एक्स-ला-चैप्ले साइन हुआ। दूसरा हुआ कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, इसमें पौंडीचेरी के संधि साइन हुआ। तीसरा हुआ 1756 से 63 तक, इसमें पेरिस का संधि साइन हुआ और इसके साथ ही युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, याद रखना पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो कर्नाटक का युद्ध था उसमें एक्स-ला-चैप्ले साइन हुआ, चप्पल याद रखना, चप्पल, सप्पल चप्पल। ठीक है, दूसरा में पौंडीचेरी। ठीक है, चप्पल पहन के पौंड में डूब गया। ठीक है, चेरी निकल गया। तीसरा पेरिस की संधि। ठीक है, याद हो गया। अब पहला तो हुआ था प्लासी का लड़ाई, कब हुआ था? 1757। ठीक है, अब आ गया हमारा बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया। मतलब जो प्लासी था वो एंट्री कराया भारत में, मतलब एज अ रूलर एंट्री हो गया अंग्रेज। और जो बक्सर का युद्ध था उसमें बोल दिया कि भैया अब तो हम यहाँ राज करने के लिए, शासन करने के लिए कैपेबल हैं, हम यहाँ पे राज करेंगे। ठीक है, प्रभुत्व को, सुप्रीमेसी, प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, याद रखना डेट सहित। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का लड़ाई में जो हेक्टर मुनरो था, उधर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था प्लासी में। याद रखना, दोनों से एकदम 100% क्वेश्चन आ जाता है। बक्सर का युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना के बीच हुआ। ठीक है, याद रखना ये लड़ाई के बीच में एक तरफ था ब्रिटिश और एक तरफ 3 आदमी था। ठीक है, 1 2 3। पहला कौन था? पहला था तुम्हारा मीर कासिम, दूसरा कौन था? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरा था मुगल का जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। बक्सर के युद्ध के पश्चात 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1765 डेट नहीं भी याद रहे तब भी 1765 याद रखना। और शाह आलम द्वितीय एक साइड था। बोले जब भी कोई लड़ाई होगा एक संधि साइन होगा। ठीक है, जो कुटाएगा उस संधि साइन करेगा। तो एक तरफ था अंग्रेज और एक तरफ थे हमारे शाह आलम। ठीक है, शाह आलम द्वितीय। तो इस संधि को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद का प्रथम संधि। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? दीवानी राइट मिल गया था कि अब तुम लोग क्या करो, राजस्व बटोरो इस सब एरिया से। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, मीर कासिम क्या किया? अपना राजधानी को कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा शासक था जो अपना राजधानी को बदल दिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो वो मीर कासिम था। ठीक है, 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। ठीक है, 1761 में पौंडीचेरी को छीन लिया अंग्रेज। अब आ गया टीपू सुल्तान के बारे में कुछ। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ठीक है, पूछेगा टीपू सुल्तान के पप्पा का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पप्पा का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। सब एग्जाम का क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ठीक है, कर्नाटक में है ना मैसूर, MYSORE, मैसूर, वहाँ का शासक था टीपू सुल्तान। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1766 ईस्वी में की थी। तो मैसूर राज्य का स्थापना कौन किया था? टीपू सुल्तान के जो पप्पा थे हैदर अली, उन्होंने ही किया था। ठीक है, अब देखो, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य 1784 में मैंगलोर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। याद रखना, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है,
अगर तुम देखोगे आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब जो अंग्रेज थे और मैसूर के बीच जो लड़ाई हुई, कितना लड़ाई हुआ? 3 लड़ाई हुआ, ठीक है। एक में हैदर अली था और बाकी में टीपू सुल्तान था, ठीक है, साथ में। तो 1784 में याद रखना मैंगलोर का संधि हुआ, और 1752 बोल रहे हैं 92 में क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम का संधि हुआ, ठीक है। किसके बीच में? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। अब देखो, टीपू सुल्तान को अंग्रेजी सेना ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। चौथे मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। इस समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली किस लिए फेमस था? याद रख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध 4 युद्ध लड़े थे। अभी मैंने बताया था आपको, आंग्ल मैसूर युद्ध जो थे टोटल 4 हुए थे। चौथा युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खान था, ठीक है। पूछेगा कि अवध का जो स्वतंत्र राज्य था उसका संस्थापक कौन था? सादत खान। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रखना, सादत खान, ठीक है, जिसे बुरहानुन मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये नाम याद भी रखना दूसरा इसका। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। यहां देखो, सिख धर्म के जो फाउंडर थे गुरु नानक देव, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अभी पाकिस्तान में वो जगह है, ठीक है। कहाँ हुआ था? तलवंडी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ननकाना साहिब बोलते हैं। 1469 में हुआ। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। गुरुमुखी लिपि शुरू किया, ठीक है। पूछेगा गुरुमुखी जो लिपि है वो कौन शुरू किए थे? तो वो शुरू किए थे गुरु अंगद। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था, ठीक है। गुरु अर्जुन देव क्या बोले थे खुद को? सच्चा बादशाह। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी, याद रखना, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव ने क्या रचना की थी? आदि ग्रंथ की। खुसरो को समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। एक खुसरो को जहांगीर का बेटा जो था उसको सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो जहांगीर इसको क्या दे दिया? इनको मृत्युदंड, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। पूछेगा खालसा का शुरुआत कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह। फिर से देख लो, रिवाइज कराता हूँ। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। इनके पिता का नाम कालू मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी। इनका उत्तराधिकारी थे अंगद, जो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे। उसके बाद आए गुरु अर्जुन देव, जो खुद को बोलते हैं सच्चा बादशाह या पातशाह बोल सकते हो। वे 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना किया था। फिर खुसरो को ये समर्थन दे रहे थे, इसी के चलते मुगल बादशाह जहांगीर इनको 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा की शुरुआत की थी। खालसा मतलब बोले कि भैया तुम सब एकदम सिख आर्मी की तरह रहना है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि नांदेड़ में स्थित है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? नांदेड़ में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर थे। गुरु रामदास ने, ये इंपॉर्टेंट है, गुरु रामदास ने अमृतसर की आधारशिला रखी। जो अमृतसर है उसका जो आधारशिला है वो किसने रखा था? गुरु रामदास जी ने। अकाल तख्त, ठीक है। पूछेगा अकाल तख्त का निर्माण कौन शुरू कराया था? तो हरगोविंद जी ने कराया था, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह वे कौन से नंबर के गुरु थे? वे थे 10वें और अंतिम। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? पटना साहिब, ठीक है, पटना साहिब था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, ठीक है। मतलब जो श्री गुरु गोविंद सिंह हैं उनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। रंजीत सिंह को, अब आ गया रंजीत सिंह, ठीक है। रंजीत सिंह जो है उनको क्या कहा जाता था? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि जमान शाह ने प्रदान की थी, ठीक है। राजा रंजीत सिंह पढ़ते हैं ना हम लोग, तो राजा की उपाधि रंजीत सिंह को किसने दिया था? जमान शाह ने।
रंजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने जो गुरुद्वारा है उसका सौंदर्यीकरण करवाया था, याद रखना। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी कहाँ थी? लाहौर। अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। जो रंजीत सिंह थे उनका राजनीतिक राजधानी लाहौर हो गया और धार्मिक राजधानी हो गया अमृतसर। लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो था अमृतसर की संधि किया 1809 में। उससे ठीक पहले चार्ल्स मेटकॉल्फ को शांति स्थापित करने के लिए रंजीत सिंह के पास भेजा गया था। ठीक है, अब आ गया सिख खालसा सेना रंजीत सिंह के शासन काल में बनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। ठीक है, ऐसे देखो भारत था ना, तो इधर मैसूर हो गया, इधर मराठा हो गया, इधर सिख हो गया, तो अंग्रेज क्या कर रहा था, धीरे धीरे पहले इसको कब्जा में लो, फिर इसको कब्जा में लो, इसको कब्जा में लो, तो धीरे धीरे सबसे पहले ले लिया मैसूर को कब्जे में, उसके बाद मराठा को अपने कब्जे में ले लिया ब्रिटिश, फिर लास्ट में इसको ले लिया। ठीक है, किसको? पंजाब वाले एरिया को 1849 में। सारागढ़ी का युद्ध हुआ था 12 सितंबर 1897 को लड़ा गया। इस युद्ध में 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगानियों का सामना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ पे? बंबई में। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चीज़ की स्थापना की थी? आर्य समाज की। डीएवी एंग्लो वैदिक जो है ना, उन्हीं आर्य समाज पैटर्न पे ही तो चलता है। 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। इनके विचार, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, याद रखो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में क्या किए? आर्य समाज का स्थापना किए। कहाँ पे किए? बंबई में किए। और मुख्यालय 1877 में कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। ठीक है, और इनका बुक का नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। बस 4-5 क्वेश्चन खत्म। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, स्वामी दयानंद जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखना। चूहा वाला कहानी पता होगा, नहीं पता होगा तो बता देंगे कभी। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब देखो अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल या मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। याद रखना, सैयद अहमद खान अलीगढ़ जो आंदोलन था उसके लीडर थे, संस्थापक थे। उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो मुस्लिम स्कूल खोला या फिर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला। 1920 तक यह केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है, सेंट्रल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया, नाम तो सुने होंगे, विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हकीम अजमल खान थे। याद रखना, पूछता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति कौन थे? हकीम अजमल खान। नए भारत का पैगंबर राजा राममोहन राय जी को कहा जाता था। ठीक है, याद रखना, नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किन्हें कहा जाता था? राजा राममोहन जी को कहा जाता था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। ठीक है, राजा राममोहन राय द्वारा पश्चिम शिक्षा का श्री गणेश किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो राजा राममोहन जी क्या किए थे? ब्रह्म समाज। ठीक है, और आत्मीय समाज भी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त। ठीक है, नरेंद्र मोदी नहीं, नरेंद्र दत्त। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। ठीक है, सर्वोदय पूछता है, सर्वोदय का मतलब क्या है? सर्वोदय का मतलब क्या? सबका उदय, मतलब सबका उत्थान।
बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। वहाबी आंदोलन, ठीक है, जो वहाबी आंदोलन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम को शुद्ध करना था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जो वहाबी आंदोलन है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखना इस्लाम से रिलेटेड, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम 1929 में आया था, ये रिलेटेड था किससे, बाल विवाह, मतलब बहुत कम एज में लोग शादी करते थे, उससे रिलेटेड ये अधिनियम आया था। 1835 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। चार्ल्स वुड आयोग सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, ठीक है, याद रखना। चार्ल्स वुड जो था भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना की, ठीक है। केशव चंद्र सेन किस चीज़ का स्थापना की है, भारतीय सुधार संघ। भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैवेटस्काई ने की थी, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा ये क्वेश्चन कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका स्थापना कौन किया था, तो मैडम ब्लैवेटस्काई। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने किस चीज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। पिछले सप्ताह यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था कि ज्योतिबा फुले किससे रिलेटेड है, समाज सुधार से। किस चीज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज की। नवाब अब्दुल लतीफ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। पूछेगा कि बंगाल में किसे मुस्लिम पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, तो नवाब अब्दुल लतीफ, ठीक है। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था, उदंत मार्तड़, ठीक है, याद रखना। लीडर हिंदुस्तान एवं अभ्युदय का समाचार पत्र का संबंध मदन मोहन मालवीय जी से है। कौन कौन से बुक, लीडर, हिंदुस्तान और अभ्युदय जो समाज पत्र था, मतलब न्यूज़पेपर, उसका संबंध किससे है, मदन मोहन मालवीय जी से। 1852 ईस्वी में सत्य प्रकाश, याद रखना, सत्य प्रकाश नामक समाचार पत्र गुजराती भाषा में करसनदास मूलजी द्वारा प्रकाशित किया गया था, ठीक है। एक पेज और पढ़ लेते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट था। ये तो पता ही होगा आप सबको कि पहला जो समाचार पत्र था साप्ताहिक बंगाल गजट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक भगत सिंह हैं। भगत सिंह किस बुक को लिखे थे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, क्योंकि उनका ड्रीम लैंड था, ठीक है, इसीलिए याद रखना ड्रीम लैंड किसका था, भगत सिंह जी का। अनहैप्पी इंडिया, हैप्पी इंडिया सब जानते हैं, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था, लाला लाजपत राय। बोले भैया बहुत दुखी आत्मा लोग घूम रहे हैं, इसीलिए बुक लिख दो अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। कौन लिखे थे, हमारे लाला जी लिखे थे। फिर है एसेज ऑन गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता जो बुक है, जो पुस्तक है, उसके लेखक कौन थे, अरविंदो घोष, ठीक है। अरविंदो घोष कौन सा बुक लिखे थे, एसेज ऑन गीता, ठीक है। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंदो घोष। न्यू इंडिया के विपिन चंद्रपाल, ठीक है, न्यू इंडिया का याद रखना विपिन चंद्रपाल। न्यू इंडिया यंग इंडिया को वो मत कर देना, यंग इंडिया के थे हमारे बूढ़े गांधी जी, जो एकदम यंग थे अपने हौसलों से। और न्यू इंडिया के कौन थे, विपिन चंद्रपाल। युगांतर, युगांतर बार बार एग्जाम में सब पूछा हुआ है, रट लेना। ये जो यहाँ तक लाइन बताया मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहा हूँ। बंगाल गजट पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड भगत सिंह का बुक था। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय जी। एसेज ऑन गीता के पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक अरविंदो घोष। न्यू इंडिया के विपिन चंद्रपाल, न्यू इंडिया कौन थे, विपिन चंद्रपाल। युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त, युगांतर के भूपेंद्र नाथ दत्त। और संध्या के ब्रह्म बंधव उपाध्याय, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आ गया आनंद मठ से रिलेटेड। आनंद मठ के रचयिता कौन थे, आपको रटा हुआ होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबल कहा जाता है, बंगाली देशभक्ति का बाइबल। यह पुस्तक 1763 ईस्वी से 1800
ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। पूछेगा आनंद मठ किससे रिलेटेड था? सन्यासी विद्रोह, याद रखना। आनंद मठ जो किताब था उसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जन गण मन। तो राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम यहीं से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से, ठीक है, आनंद मठ से। फिर रिवाइज करो, आनंद मठ के रचयिता कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। पहला बंगाली देशभक्ति का बाइबल कहा जाता है। पुस्तक 76 1800 तक लिखा गया, सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड था। राष्ट्रीय हमारा जो गीत है वंदे मातरम यहीं से लिया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। याद रखना, स्वतंत्रता के पूर्व किसान आंदोलनों में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था, ठीक है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वीडी सावरकर थे। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखना, केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब बुक। बाल गंगाधर तिलक किसके थे? केसरी के थे। वीडी सावरकर किसके थे? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद यंग इंडिया, देखो अभी बताया मैंने, यहाँ फिर आ गया। अब आ रहे हमारे गांधी जी। गांधी जी का बुक याद रखना भैया, नहीं तो नोट में है भैया, बुरा मान जाएंगे। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, ठीक है। इंडिगो यहाँ पे जबरदस्ती तिनकठिया वाला सुना होगा ना, जिस चंपारण विद्रोह हुआ था जहाँ पे, तो तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ ही तो गांधी जी आए थे, अपना डंडा से मारा था अंग्रेज को। तो वो किस चीज़ के लिए था? जबरदस्ती नील का खेती कराया जाता था, तो उसी पे एक नाटक था, ठीक है। उस नाटक का नाम था नील दर्पण और उसके लेखक कौन थे? दीन थे, दीन बंधु मित्र, ठीक है, याद रखना। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। ये जो उपन्यास था उसका अंग्रेजी किसने किया अनुवाद? मधुसूदन दत्त ने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो जन गण मन कब प्रकाशित हुआ? 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से हुआ था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमारे नेताजी ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह कथन किसने कहा था? गांधी जी ने। पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। जो गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोक हितवादी। अब देखो, लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन फेमस है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ वाला, कि अंग्रेज जो यहाँ झोला भर भर के सामान ले जा रहे, पैसा, तुम लोग जानो सीखो कुछ, ठीक है। ये किसने किया था? ग्रैंड ओल्ड मैन, उनका नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवन, वही ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। नाराज ना हो जाए इसीलिए उनको चुन लिया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ब्रिटिश संसद का सदस्य का बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। दोनों चीज दादा भाई हमारे नौरोजी थे, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष, बोला ना मैंने आपको, ग्रैंड ओल्ड मैन, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। धरती सभी लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने किया था? महात्मा गांधी ने कहा था। देयर इज एवरीथिंग फॉर योर नीड
बट नॉट फॉर योर ग्रीड, यही इसका अंग्रेजी में अनुवाद है। ठीक है, यहीं तक पढ़ा जाए क्या आज? चलो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो ये वीडियो देख के बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल था या नहीं। जितना भी मैंने पढ़ाया वो डायरेक्टली सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद देखने के बाद रिव्यू देना, फीडबैक देना, तब मैं इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, टोटल 19 पेज है, अभी हमने 6 पेज पढ़ लिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराना चैनल को। जय हिंद दोस्तों।